उसके बाद आता है अपना अगला स्टैंडर्ड, दैट इज एसए 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। एसए 620 दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब याद रखिएगा एक्सपर्ट का ना कुल मिला के 2 स्टैंडर्ड है हमारे सिलेबस के अंदर। एक वो जब एक्सपर्ट मैनेजमेंट ने हायर किया, यहां लगता है एसए 600, एसए 500। और एक वो जब एक्सपर्ट को ऑडिटर ने हायर किया। किसने हायर किया? ऑडिटर ने हायर किया। अगर एक्सपर्ट को ऑडिटर ने हायर किया तो यहां पे लगेगा एसए 620 दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब यहां पे अगर ऑडिटर्स एक्सपर्ट की बात की जाए तो ऑडिटर्स एक्सपर्ट यानी कौन सा बंदा है यार? वो बंदा जो एक्सपर्ट है। कौन सा फील्ड में एक्सपर्ट है सर? अकाउंटिंग की फील्ड में एक्सपर्ट है क्या? ऑडिटिंग की फील्ड में एक्सपर्ट है क्या? अरे भाई अगर वो अकाउंटिंग के फील्ड में एक्सपर्ट है, ऑडिटिंग के फील्ड में एक्सपर्ट है, तो तुम उसके पास क्यों जाओगे? क्योंकि तुम खुद ही अकाउंटिंग ऑडिटिंग के फील्ड में एक्सपर्ट हो। यानी एक्सपर्ट यानी ऐसा बंदा जो अकाउंटिंग या ऑडिटिंग के अलावा किसी और फील्ड में एक्सपर्ट है और तुम उसका काम यूज करने वाले हो इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है सर। एक्सपर्ट की मदद कब कब ले सकते हैं सर? जब तुम्हारा दिमाग काम ना करे, जब तुम्हें लगे कि यार ये मेरे जुरिस्डिक्शन के अबव है, ये मेरे एक्सपर्टाइज के अबव है, वहां आप एक्सपर्ट के पास जा सकते हो। फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यूएशन ऑफ ज्वेलरी, वैल्यूएशन ऑफ एंटिक्स। तो तुमको लग रहा है भाई मैं कैसे वैल्यू करूं यार लैंड बिल्डिंग, मैं कैसे वैल्यू करूं प्लांट मशीनरी, मैं कैसे वैल्यू करूं ज्वेलरी, समझ रहे हो? तो एक्सपर्ट के पास जा सकते हो, एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो। एक्चुअरियल कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटीज, AS 15 भी इन्वॉल्व होता है यहां पे, एक्सपर्ट के पास जा सकते हो। एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व, बाप रे बाप, एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व सुन के ही हार्ट अटैक आ रहा है मेरे को, मेरे एक्सपर्टाइज का एरिया नहीं है, एक्सपर्ट के पास जा सकते हो। वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल लायबिलिटीज, एक्सपर्ट के पास जा सकते हो, ऐसे 250। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉज, रेगुलेशंस, एक्सपर्ट के पास जा सकते हो भाई। यू आर नॉट ए एक्सपर्ट जो इंटरप्रेट करने बैठेगा कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉज एंड रेगुलेशंस। एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स इश्यूज, आप एक्सपर्ट के पास जा सकते हो। तो ये सारे अलग अलग एरियाज हैं जो एक्सपर्ट के पास जा सकते हो। What are the procedures to be followed while using the work of the expert? अब भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ना एक्सपर्ट का काम चाहिए, मेरे को एक्सपर्ट का काम यूज करने का है। क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे? बोला स्टेप 1, सबसे पहले नीड डिटरमाइन करो तेरे को एक्सपर्ट की हेल्प कब चाहिए, कहां चाहिए। सबसे पहले तू नीड डिसाइड कर कि तेरे को एक्सपर्ट की हेल्प कब चाहिए, कहां चाहिए। ठीक है सर। डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट। और मजे की बात यह है कि एक्सपर्ट का जो असिस्टेंस है वो हर स्टेज में चाहिए हो सकता है। जब हम एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तब भी जरूरत पड़ सकती है एक्सपर्ट की। जब हम रोम का असेसमेंट करते हैं तब भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। जब हम रिस्पॉन्सेज डिजाइन करते हैं एज पर 330 तब भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। हम जब फैक्ट परफॉर्म करते हैं तब भी जरूरत पड़ सकती है। हम जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेते हैं तब भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो एक्सपर्ट की जरूरत तो हर एक स्टेज में पड़ सकती है। तो डिटरमाइन करो कि एक्सपर्ट की जरूरत तेरे को कब है। ठीक है सर। अब आंख बंद करके किसी भी एक्सपर्ट के काम को तो यूज नहीं कर लोगे। आंख बंद करके किसी भी एक्सपर्ट के काम को तो यूज नहीं कर लोगे। आंख बंद करके किसी भी टीचर से तो क्लास परचेज नहीं कर लेते हो। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग किसी भी टीचर से क्लास लेने से पहले उसके सीसीओ को एग्जामिन करते हो, सीसीओ को एग्जामिन करते हो। उसी तरीके से एक्सपर्ट के काम को यूज करने से पहले सीसीओ को एग्जामिन करना है। सीसीओ का मतलब क्या हो गया? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। साथ साथ बोलो क्या करोगे एक्सपर्ट के काम को यूज करने से पहले? सीसीओ एग्जामिन करेंगे। बोलो सीसीओ एग्जामिन करेंगे, यानी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो क्या करोगे सर? सीसीओ एग्जामिन करोगे। ठीक है सर। अब सीसीओ कैसे एग्जामिन करेंगे इसमें आएंगे। फिर बोलोगे एक्सपर्ट के काम की अंडरस्टैंडिंग लोगे और फाइनली उसके साथ एक एग्रीमेंट एंटर करोगे। एक्सपर्ट के काम की अंडरस्टैंडिंग लोगे, फाइनली उसके साथ एक एग्रीमेंट एंटर करोगे। सर मजा ही आ गया। सबसे पहले डिटरमाइन करोगे एक्सपर्ट की जरूरत है क्या, फिर सीसीओ ऑफ एक्सपर्ट इवैल्यूएट करोगे। एक्सपर्ट के वर्क की अंडरस्टैंडिंग लोगे, उसके साथ एग्रीमेंट एंटर करके चलोगे। ओके सर। अब सीसीओ कैसे एग्जामिन करे एक्सपर्ट का फटाफट बता दो। फॉर एग्जांपल मान लो आपको ना मेरा सीसीओ डिसाइड करना है, आपको मेरा सीसीओ डिसाइड करना है कि सानिध्य सराफ सर से ऑडिट का क्लास ले नहीं ले। वी हैव टू इवैल्यूएट हिज सीसीओ, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। आप क्या देखोगे? अरे मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या सर के साथ? मैंने पहले कोई सर का मैराथन देखा था क्या? मैंने सर का कोई पार्टिकुलरली इंटर का क्लास वगैरह लिया था क्या? एक तो वो वाला तरीका हो गया। दूसरा, किसी दोस्त ने लिया है क्या, किसी कलीग ने लिया है क्या, किसी सीनियर ने लिया है क्या? तीसरा तरीका, सर से बात करके देखता हूं, सर से डिस्कस करके देखता हूं। चौथा तरीका, सर जो सर के बुक्स वगैरह हैं, जो सर के नोट्स वगैरह हैं वो जरा रिव्यू कर लेता हूं, जो सर के यूट्यूब में लेक्चर्स वगैरह है वो जरा रिव्यू कर लेता हूं। तो यहां भी सेम चीज है। आप क्या देखोगे? आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या प्रीवियस वर्क का? आप एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके चलोगे, अदर ऑडिटर्स के साथ डिस्कस करके चलोगे, एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशंस देखोगे, कुछ भी पब्लिश बुक्स एंड पेपर्स वगैरह है तो उनको रिव्यू कर लोगे, और जो भी उनके फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज वगैरह है वो भी देख सकते हो।
फिर आप अंडरस्टैंडिंग लोगे एक्सपर्ट के काम का, इवैल्यूएट करोगे वो आपके लिए एडिक्वेट है कि नहीं है, ठीक है ना, वो आपके लिए एडिक्वेट है कि नहीं है। एक होता है ना, अरे टीचर तो अच्छे हैं लेकिन मेरे लिए अच्छे नहीं है, मेरे लिए एडिक्वेट नहीं है, तो यार आपके लिए एडिक्वेट है कि नहीं एक्सपर्ट का काम। चौथी चीज, आपको ये डिसाइड करना है कि एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट एंटर करूं कि नहीं करूं। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉड्यूल में क्वेश्चन है, आप पहली बार किसी एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हो, पहली बार किसी एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हो, और जिस मुद्दे पे आप एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हो वहां रिस्क भी बहुत ज्यादा है। आप लॉजिकली सोच के बताओ, यहां एक्सपर्ट के साथ आपको राइटिंग में एग्रीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो अगर आपका मान लो एक्सपर्ट के साथ बहुत पुराना जान पहचान है, 10-15 साल से रिलेशन है, रिस्क वगैरह कम है, तब तो आप सोच सकते हो कि बिना एग्रीमेंट के काम चला ले। लेकिन यार पहली बार किसी एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हो, रिस्क ज्यादा है, तो यार इन दैट सिचुएशन आपने क्या करना चाहिए? राइटिंग में एग्रीमेंट एंटर करना चाहिए। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच सजेस्ट द नीड फॉर ए डिटेल्ड एंड रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द ऑडिटर्स एक्सपर्ट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं नीड फॉर ए डिटेल्ड एंड रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर्स एंड द ऑडिटर्स एक्सपर्ट? तो कोई भी 4 से 5 पॉइंट याद करके चलना। सबसे पहली चीज, क्या 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 मैंने एक्सपर्ट का काम पहली बार यूज किया है, या मेरा पहला प्यार है। अगर आपका ये पहला प्यार है, पहला इजहार है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। तो क्या मैंने एक्सपर्ट का काम पहले यूज किया है, या फिर एक्सपर्ट के साथ मेरा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है, मेरा नया दोस्ती हुआ एक्सपर्ट के साथ। तो वेदर यू हैव यूज्ड द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट बिफोर। अगली चीज आप ये देख के चलना कि जिस मैटर पे आप एक्सपर्ट की हेल्प ले रहे हो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा तो नहीं है, उसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है, तो क्यों लफड़े में पड़ते हो बॉस? राइटिंग में डिटेल्ड एग्रीमेंट एंटर करके चलो। तो 2 पॉइंट तो ये हो गया। फिर आप ये देखो कि एक्सपर्ट के पास क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट का एक्सेस होगा क्या? अगर एक्सपर्ट के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस होगा, बेटर है भैया कि आप रिटर्न में एग्रीमेंट एंटर करके चलें। ये देख लेना कि जिस काम को एक्सपर्ट यूज करने वाला है, जिस मुद्दे पे आप एक्सपर्ट का काम यूज करने वाले हो, वो कितना सिग्निफिकेंट है आपके ऑडिट के लिए, अगर आपके ऑडिट के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो यार रिटर्न में एंटर करके चलो ना। तो अगर मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, रिटर्न में एंटर करके चलो। अगर मैटर बहुत सिग्निफिकेंट है, रिटर्न में एंटर करके चलो। एक्सपर्ट का काम पहली बार यूज किया है, रिटर्न में एंटर करके चलो। तो क्वाइट लॉजिकल। या फिर अगर एक्सपर्ट के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, तब भी रिटर्न में एंटर करके चलो। रीड कर लेना सारे पॉइंट्स, याद कर लेना 4 पॉइंट्स। अब इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। और इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, 2 मुद्दे आती हैं। इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। अब आपने क्या करना है सर? एक्सपर्ट का काम आंख बंद करके यूज नहीं करना है। एक्सपर्ट के काम को यूज करने से पहले आपने उसके काम को इवैल्यूएट करना है। एक होता है जनरल इवैल्यूएशन, एक होता है स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। एक आपसे वो पूछेगा कि आप कैसे इवैल्यूएट करोगे एक्सपर्ट के काम को, ठीक है। एक आपसे वो ये पूछेगा कि आप कैसे क्या करोगे सर, इवैल्यूएट करोगे एक्सपर्ट के काम को। ओके सर। और दूसरी चीज वो आपसे ये पूछेगा कि आप क्या क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, टू डू द स्पेसिफिक इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपर्ट वर्क। समझ में आया ये दोनों क्वेश्चन? एक हो गया जनरल इवैल्यूएशन के ओवरऑल कैसे इवैल्यूएट करोगे, उसके काम को यूज करने से पहले क्या क्या देखोगे, और एक हो गया कि आप क्या क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे टू स्पेसिफिकली इवैल्यूएट हिज वर्क, कि आपके लिए एडिक्वेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है सर? इवैल्यूएट करना है एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क। और कैसे इवैल्यूएट करोगे? आरएसएस से पूछोगे। कैसे इवैल्यूएट करोगे? आरएसएस से पूछोगे। तो एक्सपर्ट के काम को कैसे इवैल्यूएट करोगे सर? आरएसएस से पूछेंगे। मतलब आर से हो गया रेलेवेंस एंड रिजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग्स और कंक्लूजन। एस से हो गया सर सिग्निफिकेंट मैथड्स एंड असम्पशंस, जो भी सिग्निफिकेंट असम्पशंस एंड मैथड्स है एक्सपर्ट के, वो रिजनेबल है कि नहीं है। और एस से हो गया सोर्स डाटा, जो भी सोर्स डाटा को यूज कर रहा है एक्सपर्ट, वो रेलिवेंट है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है। तो आप एक्सपर्ट के काम को यूज करने से पहले 3 चीजें देखोगे। आरएसएस से पूछोगे, दैट इज आर से क्या हो गया? रेलेवेंस एंड रिजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग्स, कि उसका जो काम है रिजनेबल है कि नहीं, रेलिवेंट है कि नहीं। एस से आप क्या देखोगे? सिग्निफिकेंट असम्पशंस एंड मैथड्स। और ऐसे आप देखोगे जो भी सोर्स डाटा है वो रेलिवेंट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं। ये 3 चीजें देख के चलोगे। और ये रेलिवेंस एंड रिजनेबलनेस के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, आप कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे टू इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। अब एग्जाम में इंस्टीट्यूट मजे कैसे लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे टू इवैल्यूएट द यूज ऑफ एक्सपर्ट वर्क। अब बच्चे ने तो ऊपर से पढ़ा है तो उसको तो आरएसएस वाले पॉइंट्स याद है, बट इंस्टीट्यूट ने क्या पूछ लिया कि व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। अब आप क्या करोगे? स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करोगे? आप सीआईडी से पूछोगे। अब आप सीआईडी की मदद लोगे। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स में आप किसकी मदद लोगे? सीआईडी की मदद लोगे और सीआईडी के काम को रिव्यू करोगे। सीआईडी से मदद लोगे, सीआईडी के काम को रिव्यू करोगे। तो यहां पे याद रखे चलोगे सीआईडी रिव्यू। व्हाट इज सीआईडी रिव्यू?
सी से सर आप कॉरबोरेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, मतलब थोड़ा बहुत एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। आई से आप इंक्वायरी करके चलोगे एक्सपर्ट के बारे में। डी से डिस्कशंस करोगे। डिस्कशन किसके साथ करोगे? दूसरे एक्सपर्ट के साथ करोगे। और फिर जो भी एक्सपर्ट का रिपोर्ट आएगा उसको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे। जो भी एक्सपर्ट का रिपोर्ट आएगा उसको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे। तो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या क्या परफॉर्म करोगे टू इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क? आप सीआईडी से पूछोगे, सीआईडी रिव्यू करोगे। सीआईडी रिव्यू करोगे मतलब सी से कोलैबोरेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, जैसे थोड़ा बहुत एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर लिया, कैलकुलेशंस वगैरह चेक कर लिए, एक्सपर्ट के काम को ऑब्जर्व कर लिया। आई से इंक्वायरी करोगे, जाके एक्सपर्ट से पूछोगे, बातचीत करोगे, इंक्वायरी करोगे। डी से क्या करोगे? डिस्कशन करोगे। डिस्कशन किससे करोगे? एक्सपर्ट के साथ करोगे, या फिर एक्सपर्ट की रिपोर्ट को मैनेजमेंट के पास लेके जाओगे, मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन यहां पे आ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है, सर आपने इवैल्यूएट किया एक्सपर्ट का काम आपके लिए एडिक्वेट है कि नहीं है। अब मान लो आपने ये डिटरमाइन किया है सर कि एक्सपर्ट का काम आपके लिए एडिक्वेट नहीं है। आपने सीआईडी रिव्यू किया, आपने स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करा इवैल्यूएट करने के लिए, सीआईडी रिव्यू किया, और सीआईडी रिव्यू परफॉर्म करने के बाद आपने ये डिसाइड किया कि यार ये काम मेरे लिए एडिक्वेट नहीं है। तो क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अब इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे? अगर आपको लगा, आपने पढ़ाई की, आपको लगा कि यार वो पढ़ाई एडिक्वेट नहीं है, तो आप एडिशनल पढ़ाई करोगे, एडिशनल मेहनत करोगे। तो आप एक्सपर्ट को बोलोगे बॉस आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। तो आप क्या करोगे? या तो एक्सपर्ट को बोलोगे अपने प्रोसीजर्स इंक्रीज कर दे, या तो खुद अपने प्रोसीजर्स इंक्रीज कर दोगे। तो एक तो ये काम करने वाले हो, एग्री करोगे विद द एक्सपर्ट की और काम करने की जरूरत है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी आपको लगता है कि एक्सपर्ट का काम एडिक्वेट नहीं है, तब इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो सर? अगर आपको लग रहा है कि यार एक्सपर्ट का काम एडिक्वेट नहीं है और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके भी आपको मन में शांति नहीं मिल पा रही, तो इन दैट सिचुएशन आप उस मुद्दे पे क्या कर सकते हो? मॉडिफाइड ओपिनियन देके चल सकते हो। आप उस मुद्दे पे क्या कर सकते हो? मॉडिफाइड ओपिनियन देके चल सकते हो। क्या एक्सपर्ट्स का नाम रिपोर्ट में आ सकता है? क्या एक्सपर्ट का नाम आपके ऑडिटर्स रिपोर्ट में आ सकता है क्या? अब यहां पे क्या चीज बोली गई है सर? यहां पे क्या चीज बोली गई है? अगर आप अपने रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, वहां पे यूजर को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप पार्टिकुलरली अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, तो आप एक्सपर्ट का रेफरेंस अपने रिपोर्ट में मत देना। अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, तो आप एक्सपर्ट का रेफरेंस अपने रिपोर्ट में मत देना, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। अगर मान लो आप मॉडिफिकेशन दे रहे हो, और मॉडिफिकेशन क्यों दे रहे हो? आप मॉडिफिकेशन क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने एक्सपर्ट, आप क्योंकि पार्टिकुलरली आप क्या कर रहे हो सर? मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन दे रहे हो, और आपको ना एक्सपर्ट का रेफरेंस देने का जरूरत है रिपोर्ट में। आपको एक्सपर्ट का ना रेफरेंस देने का जरूरत है रिपोर्ट में, ताकि यूजर को मॉडिफिकेशन का बेसिस समझ में आए। तो आप क्या कर रहे हो? मॉडिफिकेशन दे रहे हो, और आपको पार्टिकुलरली क्या करना है सर? एक्सपर्ट का रेफरेंस, एक्सपर्ट के नाम का रेफरेंस रिपोर्ट में देने की जरूरत है, ताकि यूजर को मॉडिफिकेशन का बेसिस समझ में आए। तो बोला यहां पे आप एक्सपर्ट का नाम रेफर कर सकते हो, पहले एक्सपर्ट से कंसेंट ले लेना, पहले एक्सपर्ट से कंसेंट ले लेना। और दूसरी चीज आप अपने रिपोर्ट में यह चीज क्लियरली इंडिकेट कर देना कि आप जो एक्सपर्ट का नाम रेफर कर रहे हो, उससे कहीं भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो रही है। कि आप अगर अपने रिपोर्ट में कहीं भी एक्सपर्ट का नाम रेफर कर रहे हो, तो उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं भी कम नहीं हो रही है। अल्टीमेटली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। अल्टीमेटली सर क्या हो? आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। मान लो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, और पार्टिकुलरली मैंने आपको बोल दिया सुनो ना मैंने ना पार्टिकुलरली इस ऑथर की बुक से कंटेंट लेके आपको पढ़ाया। सपोज मैंने आपको ऐसा बोला, ऑल्दो हर कोई आईसीआई के मॉड्यूल से लेता है, मैं भी वहीं से लेता हूं, बट मान लो मैंने ऐसा बोला कि यार मैंने ना इस ऑथर की बुक से लेके आपको पढ़ाया, तो यार उसकी वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थोड़ी ना हो जाएगी सर। कि मैं बाद में ये तो नहीं बोल सकता ना कि अरे यार उसने गलत किया था बोल के मेरा गलत है, मैं क्या करूं? उससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना कम होगी। वही वाली बात है। और एक फाइनल टॉपिक है यहां पे, देखो, एक होता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट, एक होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। एक होता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट, एक होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि एक तरफ है घर वाली, दूसरी तरफ है बाहर वाली। एक तरफ है ऑडिटर्स एक्सपर्ट, दूसरी तरफ है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ऑडिटर्स एक्सपर्ट मतलब ऐसे 620 लगेगा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट मतलब ऐसे 500 लगेगा। अब मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अपना एक्सपर्ट हायर किया रहेगा, हो सकता है मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अपना एक्सपर्ट हायर किया रहेगा। तो अगर मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट हायर किया हुआ है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको अपने एक्सपर्ट को हायर करने की जरूरत है कि नहीं है? तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ऑडिटर्स डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट व्हेन मैनेजमेंट हैड यूज्ड ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट। एकदम सिंपल सी चीज है। तो बोले सर आप यहां पे क्या देख के चलोगे यार? अब मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है उसका नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव देख लेना। ये देख लेना कि जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वो कैपेबल है कि नहीं, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेना कि आपको अपना एक्सपर्ट हायर करने की जरूरत है या नहीं है। समझ के चलो, और एक बार रीड मार लेना, ज्यादा डिटेल में जाने की यहां पे नीड नहीं है। क्वेश्चंस देखना नॉर्मली किस तरीके से आते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने क्या किया सर, लंबी लंबी कहानी के फॉर्म में जो क्वेश्चंस होता है ना, उसका मैंने जिस्ट लेके आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया है, जिससे आपका काम बन जाएगा। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर relied on the actuary report which later turned out to be faulty। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने किसके ऊपर रिलाई किया सर, एक्चुअरी की रिपोर्ट पर रिलाई किया, जो लेटर ऑन क्या हो गया सर, फॉल्टी हो गया। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। तो भाई तुमने एक्चुअरी की रिपोर्ट में रिलाई किया, वो लेटर ऑन फॉल्टी हो गया, उससे क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी क्या, नहीं होगी। और आपको क्या करना है सर, एक्सपर्ट के काम को इवैल्यूएट करके चलना है। आपको क्या करना है सर, एक्सपर्ट के काम को इवैल्यूएट करके चलना है। अब यहां पे स्पेसिफिक इवैल्यूएशन वर्ड बोला है क्या, नहीं बोला है, मतलब आपको आरएसएस वाला पॉइंट लिख के चलना है। आपको आरएसएस वाला पॉइंट लिख के चलना है। अगर आपने आरएसएस से पूछा है, मतलब आपने अगर एक्सपर्ट के वर्क को एग्जामिन किया है, अगर आपने एक्सपर्ट के वर्क की एडिक्वेसी को एग्जामिन किया है, इन दैट सिचुएशन अगर आपने उस पर रिलाई किया है, आप लायबल नहीं होंगे। बट अगर आपने एक्सपर्ट के वर्क, आप जो एक्सपर्ट का वर्क है वो एडिक्वेट है कि नहीं, आपने एग्जामिन ही नहीं किया, आपने आरएसएस चेक ही नहीं किया, और आंख बंद करके एक्सपर्ट के काम पे रिलाई किया, इसका मतलब वहां पे आप रिलाई हो जाओगे, आप रिलायबल हो जाओगे, आप लायबल हो जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या देखना, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। यहां पे एक्स लिमिटेड जो है, इसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है, नेटवर्थ 1300 से आ रहा है। Involved an auditor's expert to audit valuation of inventory. The auditor and the auditor's expert were new to each other, that is working for the first time. पहली बार मिले हैं, but developed a good bonding during the course of audit. Auditor did not enter into any formal agreement with the expert. Please advise. तो बताओ भाई, यहाँ पे एग्रीमेंट एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सारे फैक्टर्स लिख के आ जाना, वो सारे फैक्टर्स लिख के आ जाना और कंक्लूजन दे देना, क्योंकि यहाँ पहला प्यार है, पहली बार मिले हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपने क्या करना चाहिए, एग्रीमेंट एंटर करके चलना चाहिए, और वो साथ में जो 5-6 फैक्टर्स थे वो फैक्टर्स भी लिख के आ जाना। अगला टॉपिक क्या है, हैम लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मेडिसिन। मैनेजमेंट हायर्ड देयर एक्सपर्ट फॉर स्टॉक टेकिंग ऑफ देयर इन्वेंटरी एंड ऑडिटर्स आल्सो इन्वॉल्व देयर एक्सपर्ट्स। वेरी गुड। Auditors observed that the work of auditor's expert was not adequate for the auditor's purpose and he could not resolve matters through additional procedures। मतलब इन्होंने खुद ही वो वाला टॉपिक बता दिया कि पार्टिकुलरली इवैल्यूएटिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट की आपके लिए एडिक्वेट है कि नहीं है, अगर एडिक्वेट नहीं है तो आप एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चलो। And based on above, auditor knows that it would be right to express modified opinion as he has not obtained sufficient appropriate audit evidence। तो एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल पाया, बल्कि ऑडिटर को भी पता है कि मेरे को मॉडिफाइड ओपिनियन देके चलना चाहिए। बट उसने क्या किया, क्लीन रिपोर्ट इशू कर दिया and included the name of the expert to reduce his responsibilities for the audit opinion expressed। Comment with respect to relevant essay। Comment with respect to relevant essay। तो सर एक तो आप लिख दोगे वर्क ऑफ, जब वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट एडिक्वेट नहीं होता तो आप क्या करोगे, जो टॉपिक नंबर 5 था कि पार्टिकुलरली आप एग्री करोगे विद द एक्सपर्ट फॉर द एडिशनल वर्क, आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। और फिर साथ ही साथ यहां पे क्या बोला है, साथ ही साथ यहां पे क्या बोला है कि उसने एक्सपर्ट का नाम भी रिपोर्ट में लिख दिया टू रिड्यूस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्सपर्ट का नाम रिपोर्ट में आप कब लिख सकते हो, कब नहीं लिख सकते हो, वो वाली चीज भी बता के चलनी है। और फिर फाइनली आपने कंक्लूजन देना है कि साहब यहां पे आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए, और एक्सपर्ट के रिपोर्ट का नाम अगर आप रेफर करना चाहते हो आप तब कर सकते हो अगर आपको लगता है कि बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन एक्सप्लेन करने के लिए वो जरूरी है, और आपको ये चीज इंडिकेट करना पड़ेगा कि उस रेफरेंस की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। आपको ये चीज इंडिकेट करना पड़ेगा कि उस रेफरेंस की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। अच्छा एक चीज बताना, सुनो ना, एक चीज बताना, यहां क्वेश्चन में लिख दिया था कमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेलिवेंट एसे। क्या लिख दिया था, कमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेलिवेंट एसे। अगर एग्जाम में ये सेंटेंस नहीं लिखता, कमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेलिवेंट एसे नहीं लिखता, और वो ये पूछ लेता कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए ऑडिटर, या फिर पार्टिकुलरली सिर्फ कमेंट करने के बारे में पूछता, सिर्फ कमेंट करने के बारे में पूछता, ये सेंटेंस नहीं लिखता कि कमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेलिवेंट एसे, तो बताना कि यहां पे ऐसे 620 के अलावा, यहां पे ऐसे 620 के अलावा आप कुछ और भी लिखते हैं क्या। कमेंट करके बताना कि यहां पे ऐसे 620 के अलावा आप और भी कुछ लिखते हैं क्या, प्लीज कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ। अगर यहां पे ये सेंटेंस नहीं होता कमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेलिवेंट एसे, तो इन दैट सिचुएशन ऐसे 620 के अलावा कुछ और भी लिखते हैं क्या। बताओ कमेंट करके। एनीवन
अभिनव, भक्ति, मृदुल, ऋतिका, दीपक, एनीवन? बताओ भाई। अपना दिमाग एक जगह क्यों ठहरा के रखते हो भाई? अगर मान लो ये सेंटेंस यहां पे नहीं होता तो क्या बोला कि ऑडिटर को भी पता है कि मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, बट उसने क्या दे दिया, क्लीन रिपोर्ट इशू कर दिया, मतलब उसने नेग्लिजेंस दिखा दिया। उसने नेग्लिजेंस दिखा दिया मतलब क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, तो उसका रेफरेंस वहां पे आ सकता है। अगर इस क्वेश्चन में भी देना चाहो तो दे सकते हो, बट एक एडिशनल रेफरेंस के तौर पे दे सकते हो कि एडिशनली, तो आप एक एडिशनल रेफरेंस के तौर पे वहां क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा ऐसे 620। क्लियर है?